नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राकल्पना के स्रोत या प्राकल्पना किस किस प्रकार से निकलती है समाज के अंदर। उनके विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे कि विभिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। प्राकल्पना, जिसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि ये एक अनुसंधान से करने से पूर्व बनाया गया एक विचार है, काम चलाऊ सामान्यीकरण है, जिसके आधार पर तथ्य संकलित और तथ्यों का परीक्षण किया जाता है जिससे कि सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। तो इन प्राकल्पनाओं के स्रोत या सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। प्राकल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है समाज की संस्कृति। समाज की जैसी संस्कृति होगी, प्राकल्पना उसके आधार पर ही निर्मित होती है। हम देखते हैं कि समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और उसके अंदर कई लक्षण अपनी विशिष्टता लिए होते हैं। तो प्राकल्पना का भी संबंध उन लक्षणों के साथ या उस संस्कृति के साथ पाया जाता है। हम तुलना करें कि भारत की संस्कृति और पश्चिमी समाजों की संस्कृतियों की, तो पश्चिमी समाज की संस्कृति भौतिकता पर आधारित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है, पूंजीवाद पर आधारित है, जबकि भारत की संस्कृति के मूल तत्व है जो कि आध्यात्मिकता, संन्यास, ऐसे लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। धर्म का यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला है, सामूहिकता की बात की जाती है, व्यक्तिवाद के स्थान पे सामूहिकता को महत्व दिया जाता है। तो जैसी संस्कृति होती है उसी प्रकार की प्राकल्पनाएं बनती है। संस्कृति जिसके कि प्राकल्पनाओं के स्रोत हम जाने, उसके लिए हम देखते हैं कि संस्कृति के कुछ भाग, जिसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगी वो प्राकल्पना उसी के आधार पर निर्मित होगी। जैसे परिवार के संबंध में भारतीय समाज के अंदर जो भी प्राकल्पनाएं निर्मित होती है भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, तो वो जैसे यहाँ पे परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार रहा है, तो संयुक्त स्त्रियों की जो स्थिति है या पुरुषों का जो स्थान है वो संयुक्त परिवार में क्या रहा है, किस प्रकार से वो उसके साथ में सह संबंधित रही है, तो उसके आधार पर प्राकल्पना का निर्माण होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है, एक प्रकार की प्राकल्पना का निर्माण इसमें अध्ययनकर्ताओं के द्वारा किया गया। दूसरा इसमें लोक विश्वास है। लोक विश्वास से मतलब है कि जो समाजों के अंदर जिस प्रकार की कहावतें, मुहावरे जो प्रचलित होते हैं, विश्वास प्रचलित होते हैं, जो कि लंबे समय से समाज में चले आ रहे होते हैं, उसके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये भी आधार हो सकता है प्राकल्पनाओं का। और तीसरा आधार इसके अंदर एक आ गया कि समाज की संस्कृति स्थिर नहीं होती बल्कि परिवर्तनशील होती है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो सामाजिक जो बदली परिस्थितियां हैं या सामाजिक परिवर्तन है, उसके आधार पर अनेक प्रकार की प्राकल्पनाएं हैं वो निर्मित होती है। जैसे भारतीय समाज के अंदर औद्योगिकरण, नगरीकरण के फलस्वरूप जो परिवर्तन आए, तो उनके आधार पर, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर प्राकल्पनाएं बनाई जा सकती है कि समाज के अंदर औद्योगिकरण के कारण से संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। तो औद्योगिकरण और संयुक्त परिवारों के बीच में सह संबंध को स्थापित करते हुए तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। दूसरे इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक आगे कि विज्ञान का विकास हुआ है, बोलबाला है विज्ञान का, और ऐसी स्थिति के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो उसका आधार बन सकते हैं प्राकल्पनाओं का। कि एक सिद्धांत है वो दूसरी प्रकार की उसको प्राकल्पना हम मान सकते हैं। जैसे जाति के आधार पर
व्यवसायिक सिद्धांत दिया गया कि व्यवसाय के आधार पर जातियाँ उत्पन्न हुई है, लेकिन इसका खंडन करने के लिए नया प्रकार का सिद्धांत प्रजाति मिश्रण का, कि केवल व्यवसायिक आधार ही नहीं बल्कि प्रजातियों के परस्पर मिश्रण हुआ है, इसकी वजह से भी जातियां हैं वो उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से एक प्रकार का सिद्धांत दूसरे प्रकार की प्राकल्पना को निर्मित करता है। और समाज के अंदर एक आ गया कि परिवर्तन, जिसमें एक सिद्धांत पहले बनाया जाता है वो परिवर्तित हो जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है। ऐसी स्थिति में उस सिद्धांत का पुनः परीक्षण करने पर कई बार नई प्राकल्पना है वो अस्तित्व में आती है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं। समरूपता या सादृश्यताएं, जिसमें कहा गया कि किसी वैज्ञानिक सिद्धांत या अन्य घटना को आधार मानते हुए ये कहा गया कि उसके समरूप प्राकल्पना है उसका निर्माण किया जा सकता है। जैसे डार्विन ने सिद्धांत दिया उद्विकासी सिद्धांत, जीवों का उद्विकास, सरल जीवों से जटिल जीवों का धीरे धीरे उद्विकास होता है। उसी के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने ये सिद्धांत निर्मित किया कि सरल समाजों से जटिल समाजों का उद्विकास होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो विकसित होती है। व्यक्तिगत अनुभव इसका आधार हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो तीक्ष्ण दृष्टि है या उसके जो अनुभव है या सोच है वो प्राकल्पनाओं को निर्मित कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि लोम्ब्रोसो ने सिद्धांत दिया जन्मजात अपराधी का सिद्धांत, कि अपराधी जो है उनकी शारीरिक संरचना को, सैनिकों का अध्ययन किया, शारीरिक संरचना को उसका आधार बनाया कि उनकी शारीरिक संरचना किसी विशेष प्रकार की होती है, जो कि जन्मजात अपराधी के सिद्धांत के रूप में उन्होंने इसको परीक्षित किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी जब विलक्षण स्वभाव का व्यक्ति एक अनुमान लगाता है तो उसके आधार पर एक प्रारूप का निर्माण या प्राकल्पना का निर्माण है वो कर देता है। न्यूटन भी इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन न्यूटन ने पहली बार इसको रखा कि धरती सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। तो इस आधार पर उन्होंने विभिन्न जो तथ्य हैं उनको एकत्रित किया, उनका परीक्षण किया। तो ये एक प्राकल्पना का स्रोत हो सकती है। अंतःप्रज्ञा या अंतर्दृष्टि, अंतःप्रज्ञा या अंतर्दृष्टि कहते हैं हम, जिसमें कि कई बार व्यक्ति अध्ययन करते करते या कुछ उसके मन में ऐसा कहते हैं कि वो कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है, या मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा विचार है। तो इस प्रकार की जो उनके विचार विश्वास जो अंतःप्रज्ञा या अंतर्दृष्टि पर आधारित होते हैं वो अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं को निर्मित करते हैं या विभिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं। अनुसंधान और साहित्य, जिसमें कहा गया कि पूर्व में किए गए अध्ययन और उपलब्ध साहित्य दर्शन साहित्य, कविता, सामाजिक विचारकों के संबंध में महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं जिनके आधार पर प्राकल्पनाएं निर्मित होती है। क्योंकि जब किसी भी विषय के संबंध में कोई भी साहित्य का हम अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में हमारी गहन अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, विभिन्न पक्षों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और उनके संबंध में हमारे मन में वो विचार हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो विचार पहले से उद्घटित नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर जब सभी पक्षों के ऊपर साहित्य के द्वारा प्रकाश डाला जाता है तो नए प्रकार के विचार अध्ययनकर्ता के मन के अंदर हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भी प्राकल्पनाओं का स्रोत है, अध्ययन का आधार बनती है और इसके आधार पर इसीलिए कहा जाता है कि अनुसंधान से पहले जो संबंधित साहित्य है या विषय वस्तु है उसका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो सामने आ सके और उसके आधार पर
विशेष प्रकार की प्राकल्पना है उसका निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राकल्पनाओं के अनेक सोर्स हैं जिनसे कि प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। धन्यवाद।